बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग अपना फर्स्ट ईयर से नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोट उसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात बता देनी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में आपको कई दफ़ा बता चुके हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है इकोनॉमिक गेंस एंड इकोनॉमिक लॉसेस। इकोनॉमिक गेन से मुराद ये है कि हमें मुआशी तौर पे फ़ायदा क्या पहुंचाते हैं, और इकोनॉमिक लॉसेस का मतलब ये होगा हमें फाइनेंशियली ये लॉस कैसे पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले इनका पहला फ़ायदा रेक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल्स। ये वो ज़मीनें हैं जिनको नमकियाती ज़मीनें या कलर वाली ज़मीनें भी कहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो हैं वहाँ की फर्टिलिटी सॉइल की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करने का बायस बनते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ करने में काम आते हैं। फिर फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय हेटेरोसिस्ट। ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर ख़ास तरह के सेल्स होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया चेन ऑफ सेल्स, जिसको हम ट्राइकॉम पढ़ के भी आ रहे हैं। इनमें कोई ख़ास सेल्स होते हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ये जो हेटेरोसिस्ट हैं ये फ़ज़ा की जो नाइट्रोजन है उसको पकड़ते हैं और ज़मीन में ये नाइट्रोजन देते हैं ताकि ज़मीन की फर्टिलिटी में उसकी ज़रखेज़ी में इजाफ़ा हो और प्लांट्स को ग्रो किया जा सके। इसके अलावा एक और स्पीशी है इसके अंदर ऑसिलेटोरिया एंड फ्यू अदर स्पीशीज़, जो कि पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, जो कि हमें फ़ज़ा की आलूदगी के बारे में बता देती हैं और साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि फ़ज़ा में कौन सी मेटल, कौन सी जो है पोल्यूटेंट मौजूद है। तो ये हमें ऑटोमेटिकली एहसास करवा देते हैं अपने माहौल, बदलते हुए माहौल को। फिर इनका एक और ताल्लुक भी है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आगे इसकी फर्दर कैटेगरीज थी म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म। तो इसमें ये म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर दोनों को ही फ़ायदा होता है। यानी यूँ कह लें कि साइनोबैक्टीरिया प्रोटोजोआ और फंजाई के साथ दोस्ती कर लेते हैं। प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, फंजाई वगैरह के साथ। अब इसमें क्या होता है कि दोनों को फ़ायदा हो जाता है। यानी फंजाई जो है एक हेटेरोट्रॉफ है, उसके अंदर मौजूद होता है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्योंकि ऑटोट्रॉफ है वो फंजाई को खुराक दे देता है, ठीक है, और फंजाई उसको शदीद गर्मी और धूप से, क्योंकि फंजाई के अंदर रह रहा है ना वो, तो उसको वो बचा देता है। तो दोनों को फ़ायदा हो जाता है। इनकी एसोसिएशन जो है वो एंजियोस्पर्म्स के साथ भी होती है। एंजियोस्पर्म्स का मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स यूँ समझ लें। तो ये फ़ज़ा से नाइट्रोजन पकड़ पकड़ के अपने दोस्त एंजियोस्पर्म को देता है, बदले में उसके घर के अंदर, उसकी जड़ों के अंदर वहाँ पे रहता है। तो दोनों को क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। फिर लाइकन। लाइकन बहुत दफ़ा आपकी बुक में आएगा, इसी वजह से इसको अभी याद कर लें तो बेहतर है। लाइकन दोस्ती को कहते हैं, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया की दोस्ती को बोलते हैं। वही अगेन बाहर फंजाई और उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया घर के अंदर। अब फंजाई क्योंकि हेटेरोट्रॉफ है, अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकती। साइनोबैक्टीरिया रोशनी की मौजूदगी में उसको खुराक दे देती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और फंजाई इसको शदीद धूप और गर्मी से बचाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस अलग से इंपॉर्टेंस है लाइकन की। लाइकन भी पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये भी पोल्यूशन के बारे में बता देते हैं हमें। दूसरा एक प्रोसेस होता है सक्सेशन का। सक्सेशन का वैसे तो सेकंड ईयर में ये टॉपिक आएगा, लेकिन सक्सेशन का आप ये समझ लें कि सक्सेशन के लिए ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल भी लाइफ नहीं है, कोई बेयर रॉक हो सकती है, और वहाँ पे लाइफ को स्टार्ट कराने में इनका बड़ा अमल दखल होता है लाइकन का। तो ये आपने बता देना है। फिर एक और चीज़, ये वाटर ब्लूम्स बना देते हैं। वाटर ब्लूम्स का मतलब ये है कि ये पानी के ऊपर तह बना देते हैं। अब ये तह क्यों बनती है, होती ये है कि हमारे पास एक बहुत ही एक अच्छी फुल ऑफ लाइफ एक पॉन्ड है, एक हमारे पास एक तालाब है, उसमें प्लांट्स भी हैं, उसके अंदर फ़िश भी हैं और दूसरे जानवर भी हैं। लेकिन होता ये है कि इंसान की अपनी ही गलतियों की वजह से इसमें हम लोग सीवेज वाटर डाल देते हैं, हम लोग इंडस्ट्री का वेस्ट डाल देते हैं, जिसके नतीजे में पानी के अंदर फॉस्फेट और नाइट्रेट का इजाफा हो जाता है। अब बैक्टीरिया को तो ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो लिहाजा वो इसके ऊपर आके ग्रो करना शुरू कर देते हैं और ऊपर आके एक तह बना देते हैं।
और जब तह बन जाएगी तो फिर क्या होगा, पहले रोशनी अंदर जा रही थी, अब रोशनी अंदर नहीं जा पाएगी। रोशनी अंदर नहीं जाएगी, अंदर के जो प्लांट्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। अंदर के प्लांट्स मरना शुरू हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो जानवर भी मरना शुरू हो जाएंगे। अब जब जानवर मरते हैं और पौधे मरते हैं तो आपको पता डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया आके बिल्कुल डिकम्पोज कर देंगे और तरह की गैसेस पैदा करेंगे और इसको फाउल स्मेलिंग, बैड स्मेलिंग इफेक्ट इसमें आएगा और साथ साथ इसके अंदर जो है ये वाटर जो है ये हो जाएगा अनफिट फॉर कंजम्पशन हो जाएगा। इसमें आप लोगों ने ये बता देना है, ठीक है जी। तो ये इसमें आपने बताएंगे। फिर इसमें से यहाँ पे बताया गया है कि सम स्पीशी कुछ ऐसी भी हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, जहर प्रोड्यूस करती हैं पानी में। और ज़ाहिर बात है जो तालाब जिसमें ये टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्पीशी मौजूद है तो उसके अंदर जो है वो एनिमल्स वगैरह जो हैं वो उसको पानी को नहीं पी सकेंगे, क्योंकि वो पानी ना सिर्फ बैड स्मेलिंग है बल्कि उसके अंदर टॉक्सिन भी मौजूद है, तो वो हार्मफुल हो जाएंगे उनके लिए। उसके बाद आ जाता है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में सबसे पहले आप लोगों ने हैबिटेट का जिक्र करना है। हैबिटेट रहते कहाँ पे हैं तो आप बता दें, अल्कलाइन सॉइल में रहते हैं, मॉइस्ट क्लिफ्स में, छोटी चट्टानों पे, छोटी पहाड़ियों पे, जहाँ पे हर वक्त नमी जो है वो रहती है, तो ये आपने बता देना है। तो ये होती का स्ट्रक्चर क्या है, ये अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, बीडिड होते हैं, तस्बीह के दानों की तरह के होते हैं। इंडिविजुअल सेल्स आर स्फेरिकल, हर सेल तकरीबन गोल होता है। बट सम आर सिलेंड्रिकल, लेकिन कुछ सिलेंड्रिकल भी होते हैं और कुछ थिक वाल्ड भी होते हैं। जो सिलेंड्रिकल होते हैं उन्हें एक्टिनीट बोलते हैं, जो ये थिक वाल्ड होते हैं उन्हें हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। क्या करते हैं हेट्रोसिस्ट के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हेट्रोसिस्ट जो हैं जब कॉलोनी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उनमें से कोई एक सेल जो है वो थिक वाल्ड बन जाता है और थिक वाल्ड बनने के बाद फ़ज़ा की नाइट्रोजन को लेके इस्तेमाल कर सकता है, दूसरों को भी दे सकता है, तो ये हो जाएंगे हेट्रोसिस्ट। एक्टिनीट के बारे में मैं अभी बता देता हूँ आपको। हार्मोगोनिया क्या है, ये रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको हार्मोगोनिया की समझ भी आ जाएगी। अब होता ये है कि रिप्रोडक्शन ये नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात तो ये है कि नो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती। तो बाकी रह गई एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, हार्मोगोनिया फॉर्मेशन होती है। हार्मोगोनिया फॉर्मेशन में क्या होगा, अब ये सिंपल सी देखें, ये सेल है। अब ये सेल जो है, ये सेल ये पूरी लड़ी है, इनमें से दरमियान में कोई सेल जो है मर गया तो दोनों सेल्स यहाँ अलहदा हो जाएंगे, दोनों लड़ियाँ, तो वो ये हार्मोगोनियम, ये भी हार्मोगोनियम बन जाएगी, तो इसको हम कहेंगे। अब ये क्यों अलहदा होते हैं इसके बारे में दो बातें बताई गई हैं। या तो कोई ऑर्डिनरी सेल, कोई आम सेल मर जाए, लेकिन ज़्यादातर देखा यह गया है कि ये जो हेट्रोसिस्ट है, जो थिक वाल्ड सेल्स हैं, ये यहाँ से अलहदा हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने बताना है। और ये हर टूटे हुए सेल को आपने, ये टूटी हुई लड़ी को, इसको भी आपने हार्मोगोनियम बोलना है और इसको भी आपने हार्मोगोनियम बोलना है। आखिर में जाके हम लोग एक्टिनीट की बात करेंगे। देखें, बात ये है कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बहुत कंपेटिटिव माहौल में रहते हैं, बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं, कभी पानी नहीं मिल रहा, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कभी फूड नहीं मिल रही। तो हर जानदार के पास क्वालिटी होती है कि वो अपनी लाइफ को मेंटेन रखे, अपने आप को बचाने की कोशिश करे। तो उन्हीं में से कोई एक सेल जो होता है वो क्या करता है, थिक वाल्ड हो जाता है, मोटी दीवारें बना लेता है और अपने अंदर फूड का ज़ख़ीरा करना शुरू कर देता है और वो बन जाता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल थिक वाल्ड सेल्स। जैसे लंबे गोल, सिलेंड्रिकल मीन गोल सेल्स बन जाते हैं, इसके अंदर खुराक का ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं। अगर बाकी सेल मर भी जाएं तो ये ज़िंदा रहेगा। फिर जब हालात फेवर हो, अच्छा जब ये कर लेता है तो रेस्टिंग हो जाता है, यानी कोई काम नहीं करता, अपनी मेटाबॉलिज्म को आलमोस्ट ज़ीरो पे ले आता है, डिवाइड नहीं करता और हालात फेवरेबल होने का इंतज़ार करता है, उस टाइम तक ये सोया रहता है। इसी वजह से इसको कहते हैं एक्टिनीट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग सेल। ये रेस्टिंग सेल है। तो जैसे ही हालात फिर ठीक होते हैं तो ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट भी हो जाता है और बिकम वेजिटेटिव सेल, यानी ग्रोथ दोबारा से डिवाइड होना शुरू कर देगा। तो बच्चों, ये आज आप लोगों का टॉपिक था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।